नमस्कार मित्रों, मैं मृगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स पेडागोजी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, रमेश झा महिला कॉलेज, सहरसा, आप लोगों के बीच इंडियन एजुकेशन फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड डिजिटल एजुकेशन टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, मुझे अत्यंत ही खुशी के साथ आप लोगों के साथ ये बात साझा करने में सुकून महसूस हो रहा है कि जब देश और दुनिया एक विश्वव्यापक महामारी कोरोना नामक वायरस के साथ जूझ रहा है, वैसे परिस्थिति में हम भारतवासी नई शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए हैं और इस नई शिक्षा नीति 2020 को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से हम सभी शिक्षा और शिक्षक परिवार से आग्रह किए कि हम लोग इस नई शिक्षा नीति 2020 को जन जन तक पहुंचाएं और बिहार प्रदेश में, जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के लिए जो जागरूकता अभियान होनी चाहिए, एक अभियान मैं इसे नाम दे रहा हूं, जो जागरूकता अभियान होनी चाहिए, ये काम डॉक्टर कुमार संजीव सर और इनकी टीम कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कुमार संजीव सर और इनके टीम को, जिन्होंने मुझे इंडियन एजुकेशन फाउंडेशन फेसबुक प्लेटफॉर्म पर नई शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल एजुकेशन पर अपने विचार को रखने के लिए समय दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, जो सब अभी हमें सुन रहे हैं, आप सभी श्रोता को भी मेरा हृदय से आभार, नमस्कार। आप लोग अपने कीमती वक्त को हमारे इस स्पीच को सुनने में दे रहे हैं। मित्रों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और निवेदन करता हूं कि कृपया यह जो कड़ी बनी है नई शिक्षा नीति 2020, इसे हम सभी शिक्षा और शिक्षक परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति तक तो पहुंचाना ही है, जन जन तक इसे लेकर जाना है, क्योंकि करने को तो हम पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, लेकिन हमारे अधिसंख्य पेरेंट्स को, हमारे अधिसंख्य अभिभावक को उद्देश्य की जानकारी नहीं होती है या उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें कमी रह जाती है। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 को हम सब जन जन तक लेके जाएंगे, ताकि हमारा देश का एक एक गार्जियन, एक एक अभिभावक यह समझें कि अपने बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं तो क्यों, अपने बच्चे को कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो क्यों,
अपने बच्चे को विषय पढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीक का जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो क्यों, इत्यादि कुछ आधारभूत प्रश्न हैं जिसके जवाब हम सभी शिक्षक वृंद को, हम सभी शिक्षक परिवार को उन तक पहुंचाना है। मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि जब हमारे पास नई शिक्षा नीति 1986 था ही तो नई शिक्षा नीति 2020 क्यों? व्यापक प्रश्न है। वाई NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 क्यों? तो इसका उत्तर हम आप सभी के पास है, केवल हम इसे अपने शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा के मर्म को समझना होगा, और जहाँ तक मैं समझा हूँ उसे मैं आप तक रखने का प्रयास करता हूँ कि एजुकेशन इज वन एंड ओनली वन टूल्स टू क्रिएट, टू कंस्ट्रक्ट, टू नर्चर मैन टू बिकम्स आउट ऑफ मैन। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी युक्ति है, ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से हम मानव को मानव से मानव बना सकते हैं। अब रही बात, अभी हम वर्ष 2020 में हैं और हमारा सोच फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का होना चाहिए, भविष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में नई शिक्षा नीति 2020 आज की आवश्यकताओं, आज की जरूरत को समय के साथ पूरा करने में अब सक्षम नहीं रह पाया। मैं नई शिक्षा नीति 1986 का आलोचना करने नहीं बैठा हूं, लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से कहना चाहूँगा कि प्रत्येक चीज़ का एक समय होता है, कालखंड होता है, और उस कालखंड में वो प्रभावशाली होता है। तो नई शिक्षा नीति का भी कालखंड था, वो अपने समय में प्रभावशाली रहा। आज जो वर्तमान परिस्थिति का मांग है, वो वर्तमान परिस्थिति का मांग ऐसा है कि हमें फिर से अपने देश को विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत करना है। हमें हमारे नागरिक केवल भारतवर्ष के नागरिक ना रहकर दुनिया के नागरिक बने और एक जिम्मेदार नागरिक बने, अग्रणी भूमिका निभाएं, दुनिया को प्रत्येक क्षेत्र में नई दिशा दें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारा देश विश्वगुरु नहीं था, हमारा देश विश्वगुरु था और विश्वास के साथ कहता हूं कि आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ कालखंड हमारे देश का बहुत अच्छा नहीं रहा। वह कालखंड था गुलामी का कालखंड, जिस कालखंड में हमारे देश की गौरवशाली गाथा, गौरवशाली उपलब्धि, गौरवशाली व्यक्ति और गौरवशाली व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुचलने का प्रयास किया गया। और कहीं ना कहीं हम विदेशी शिक्षा पद्धति, जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी था, उसके कारण अपने देश की जो खुशबू, अपने देश की जो शिक्षा व्यवस्था, अपने देश के जो विद्वान थे, उन्हें समझने में हम हद तक सफल नहीं रह पाए। और वजह यह रहा कि आज हमें फिर से यह
सोचना पड़ रहा है कि मेरा देश विश्व गुरु बने और बनेगा। और कहीं ना कहीं अब मुझे एहसास होता है और आप सबको भी ये एहसास होता होगा कि हमारा देश विश्व गुरु बनने को है, बन चुका है, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन इसमें और 4 चांद लाना है, क्योंकि हम भारतवर्ष के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और इस जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य होता है वसुधैव कुटुंबकम की जो सूत्र है, इस सूत्र को पालन करना। और ऐसे परिस्थिति में हमें उस प्रकार के चुनौतीपूर्ण व्यक्ति और व्यक्तित्व को खड़ा करना है जो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे दुनिया में जो कुछ कुरीतियां हैं उस कुरीतियों को समाप्त करते हुए और जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में नई दिशा और दशा दे। और इस नई दिशा और दशा को देने के लिए ही नई शिक्षा नीति 2020 आया है। मित्रों, मैं आप सबके साथ अपनी एक और विचार को रखने का प्रयास कर रहा हूं, तब हम आगे बढ़ेंगे। जब नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर मंथन चल रहा था देश भर में, तो एनसीईआरटी भुवनेश्वर में भी इस पर मंथन हो रहा था। वर्ष था 2016। हमारे बिहार से भी बहुत सारे शिक्षाविद वहाँ मौजूद थे। और चूंकि मैं एनसीईआरटी का छात्र हूँ, इस नाते मैं वहाँ अपने रिसर्च काम से था। तो उस एक दिन का जो पावन दिवस था नई शिक्षा नीति के गहन मंथन पर जो एनसीईआरटी भुवनेश्वर में हो रहा था, उस पावन दिवस में मुझे भी अपने आप को लाभान्वित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और उस दिन हमने नई शिक्षा नीति के मर्म को समझा था। मित्रों, अभी से पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी वो व्यवहारवाद के ऊपर था। अब जो हमारी शिक्षा नीति है 2020, इस नीति में संरचनावाद, मानववाद पर बल दिया गया है। यहां पर एक शिक्षक की भूमिका में मेरी जो जिम्मेदारी है वो यह है टू क्रिएट एनवायरनमेंट इन सच ए मैनर दैट लर्नर कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय देयर ओन। हमें एक शिक्षक की भूमिका में ऐसे वातावरण देना है जिसमें अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का निर्माण, अपने ज्ञान का सृजन स्वयं से कर सके। और इसलिए नई शिक्षा नीति में बल दिया गया है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटी पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। मित्रों, इसके पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर बल दिया गया था। शिक्षण के समझबोध पर आधारित शिक्षण व्यवस्था था। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर बल देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति समय के साथ हमारी मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। और आज जब हम यह देख रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो 2 इयर्स 3 इयर्स ओल्ड हैं, जो कल तक अपने मम्मी पापा, नाना नानी से, दादा दादी से यह कविता और कहानी सुनते थे, चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब इस तरह की कविता और इस तरह की कहानी अब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर ही देखते हैं। वजह यह नहीं है
कि उन्हें मोबाइल ही पसंद है। वजह यह है कि हमें अपने देश को आगे की पंक्ति में ले जाना है, और इसलिए हम सभी मेन एंड वोमेन जितने भी हैं, स्त्री पुरुष दोनों को कदम से कदम मिला करके और आगे बढ़ना है। ऐसे परिस्थिति में वह छोटा नन्हा सा बच्चा जिसके माँ भी वर्किंग है और पापा भी वर्किंग है, इवन इफ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने ज्ञान से और देश दुनिया समाज को देना चाहते हैं, वो दादा दादी भी इंगेज हैं, वह भी दुनिया को, वह भी समाज को अपने अनुभव देने में व्यस्त हैं। ऐसे परिस्थिति में वह छोटा सा बच्चा मोबाइल फोन पर उस कविता, उस पोयम, उस स्टोरी को सुनने के लिए बाध्य हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसे अब सुनने में मज़ा भी आता है, चूँकि वह इंटरेक्टिव लगता है। और जब 2 से 3 साल के बच्चे की ये हालत है, तो 10 साल 12 साल और बड़े बच्चों का हम आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। और ऐसे परिस्थिति में हमें डिजिटल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, और इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल एजुकेशन पर बल दिया गया है। इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डिजिटल एजुकेशन आवश्यक है। मित्रों, आज के समय में हमें प्रतिक्षण प्रतिपल बदलते मौसम का अनुमान चाहिए। हम ऑफिस में हैं, हम घर में हैं, आज का मौसम कैसा रहेगा। हम अगर किसान समुदाय से हैं तो हमारे लोकल क्षेत्र में आज बारिश होगी नहीं होगी, क्या होगी, इस बात की जानकारी चाहिए। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हमें तुरंत चाहिए डाटा, तुरंत चाहिए इंफॉर्मेशन, तो इसलिए डिजिटल एजुकेशन आवश्यक है। यदि हम रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो हमारा डाटा एनालिसिस मोर देन मोर वैलिड हो, उसका डाटा एनालिसिस, हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। रक्षा सुरक्षा की बात करें, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री में एंट्री कर चुका है। हमें अपने देश की सेना, अपने देश की सुरक्षा पर अपने से ज्यादा गर्व है, और मैं सलाम करता हूं। लेकिन उन्हें और आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए हमें डिजिटल एजुकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जो आज मेरा छोटा सा बच्चा है वो कल का भविष्य, कल का साइंटिस्ट है। हमारे देश के जन जन के हृदय में विराजमान व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जब पूछा गया था हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वर्ष 2002 की घटना है, तो उन्होंने कहा था चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। तो उस फर्स्ट साइंटिस्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी देना है, जिससे हमारी रक्षा सुरक्षा और मजबूत हो। इसके लिए हमें डिजिटल एजुकेशन की आवश्यकता है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, यह कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में भी हम टेलीमेडिसिन के ऊपर निर्भर रहे। घर बैठे हमारे देश में जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से, टेली ट्रीटमेंट के माध्यम से वो स्वस्थ हो रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो हमारे देश ने बनाया, मुझे गर्व है उस व्यक्ति पर जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया। मुझे गर्व है अपने देश की शासन व्यवस्था, मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के सभी जिम्मेदार नेता, राजनेता पर, जिन्होंने इस तरह की सोच को
जन्म दिया, उस व्यक्ति ने जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया, जिन्होंने इस ऐप को बनाया, मुझे उन पर गर्व है। और ये सब तब हुआ जब डिजिटल एजुकेशन हो। अभी बहुत कम व्यक्ति हैं जिनको इसकी जानकारी है, जो इसके ऊपर सोच सकते हैं। आने वाला जो मेरा समय है, वह समय पूर्णतः डिजिटाइज्ड होने वाला है, क्योंकि हमें यह बर्दाश्त नहीं होगा कि हम दुनिया से पीछे रहें। एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते हम अपने बच्चों को दुनिया में सबसे आगे पाना चाहते हैं, और इसलिए डिजिटल एजुकेशन आवश्यक है। मित्रों, डिजिटल एजुकेशन आवश्यक है, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि दो शब्द डिजिटल लर्निंग पर चर्चा कर लें। डिजिटल लर्निंग इज एनी इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस दैट इज इफेक्टिवली यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन द स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। डिजिटल लर्निंग ऐसा है जिसके सहारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जैसे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एटसेट्रा, इनका हम इफेक्टिवली मैनेज करते हुए इफेक्टिव यूज करें, ये हमारा डिजिटल लर्निंग है। मित्रों, इससे जुड़ी हुई कुछ मैंने अपने शब्दकोश को बढ़ाया है, वह यह है कि इस नई शिक्षा नीति 2020 और इसके अंतर्गत जो डिजिटल एजुकेशन लॉन्च किया गया है पॉलिसी में, तो अब हमें डीजी टीचर बनना होगा, डीजी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, डीजी लर्नर बनाना होगा, डीजी लर्निंग रिसोर्सेज बनाना होगा और डीजी क्लासरूम बनाना होगा। सो वी नीड 5D। हमें अब 5D की आवश्यकता है, इन 5D पर काम करना होगा। ओके, डीजी टीचर, डिजिटल टीचर, डीजी लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, डीजी रिसोर्सेस। अभी जिस प्रकार से हम आपके साथ वर्चुअली प्रेजेंट हो रहे हैं, यह इसको आप सुन करके मेरे ख्याल से कुछ न कुछ तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जब आप बोलेंगे, आपको सुन करके मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो यह डिजिटल रिसोर्सेस हुआ। डीजी लर्निंग एनवायरनमेंट मीन्स अब हमें अपने बच्चे को मैक्सिमम पेन ड्राइव, मॉडेम, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, एंड्रॉयड सेट, इन तमाम चीज़ों से जोड़ना पड़ेगा। ये मेरा लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। डीजी क्लासरूम, एज ए डीजी टीचर जब हम क्लासरूम में प्रेजेंट हों तो वहाँ पर मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लाइव क्लास, लाइव कंटेंट, ये सारे करना होगा और ये मेरा डीजी क्लासरूम होगा। तो इस 5D के सहारे नई शिक्षा नीति 2020 में जो डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है, इसकी पूर्ति होगी। मित्रों, नई शिक्षा नीति 2020 के जो कुछ प्रमुख पहल हैं जिसकी सिफारिश की गई है, वो कुछ इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट स्टडी किया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा
हैबिट टू यूज डिवाइस, किसी डिवाइस का यूज करने का कितना बच्चों में प्रैक्टिस है, कितना टीचर में प्रैक्टिस है, इसको देखा जाएगा। और मॉडल ऑफ ई कंटेंट कैसा है, इसको देखा जाएगा। अध्ययन करने के लिए, ये पायलट स्टडी करने के लिए NEFT, CIET, NIOS, IGNOU, IIT, NIT, इन सारे को जिम्मेवारी मिलने वाली है। और ये सभी स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में इसका प्रैक्टिस हो रहा है और क्या खामियां हैं, इस खामियों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है, मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि आज हम आप जब वीडियो कॉलिंग या डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे जियो मीट, गूगल क्लास, जूम ऐप आदि आदि प्लेटफॉर्म पर से जब हम वर्चुअल क्लास लेते हैं तो कुछ परेशानियां होती हैं, नेटवर्क इशूज होता है। ये नेटवर्क इशू ना हो, ये हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड होगा। हमारे स्कूल कॉलेजेस जो हैं वहाँ कंप्यूटर सेट का होना आवश्यक होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना आवश्यक होगा, एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्सेज का होना आवश्यक होगा। ये सारे हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन शिक्षण मंच और डिवाइस। ये ऑनलाइन शिक्षण मंच और डिवाइस जो है, ये दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है हमारा, इसको ये जिम्मेदारी मिली है और मिलेगी। या इस तरह के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्वयं प्रभा आदि जो कुछ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारा ऑनलाइन शिक्षण मंच है और इसको व्यापक बनाया जाएगा और इसे टू वे डिवाइस बनाया जाएगा, टू वे कम्युनिकेटिव डिवाइस। अभी स्वयं चैनल पर जो टीवी पर हम लोग जो देखते हैं प्रसारण, तो उस पर हम अपनी अभिव्यक्ति उस तरीके से नहीं रख पाते जिस तरीके से हम क्लासरूम में रख पाते हैं या वर्चुअल क्लासरूम में रख पाते हैं। तो उसे और स्ट्रेंथन किया जाएगा, सामग्री का निर्माण किया जाएगा, डिजिटल कंटेंट का निर्माण होगा, डिजिटल रिपोजिटरी होगा, कोर्स वर्क लर्निंग गेम होगा, सिमुलेशन होगा, वर्चुअल रियलिटी के निर्माण सहित कंटेंट की एक डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाएगी, जिसमें प्रभावशाली और गुणवत्ता के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। नेक्स्ट है आपका मिनिमाइज डिजिटल गैप। यह डिजिटल गैप जो होने वाला है, इसको कम करना भी उद्देश्य है। डिजिटल गैपिंग, यद्यपि हम लोग अधिसंख्य के पास एंड्रॉयड सेट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके पास अभी एंड्रॉयड सेट नहीं है, जहां नेटवर्क इशूज है। हमें उन तक ये इसको एक्सेस करना है। वो कैसे इसको एक्सेस करेंगे? इस गैप को मिनिमाइज करना है। यह उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 में है, जिसे इंप्लीमेंट करना होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री यह आश्वासन दिए हैं कि ये माने नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 में जो सारी अच्छी बातें हैं, तो देश के कुछ एक विद्वान को आशंका है और यह होनी भी चाहिए कि लागू होगा कैसे। तो हमारे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने हमारे देश के जितने भी और पद पर पदासीन अधिकारी पदाधिकारी हैं, जब सभी एक रूप से समग्र होकर के सोचेंगे और जब यह चाहेंगे कि शिक्षा को मुझे हर हाल में हथियार बनाना पड़ेगा, वैसा जिससे प्रत्येक मानव को मानव बनाया जाए। और मित्रों, मैं इस मंच से आज ये कहना चाहूँगा
कि यदि किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो शिक्षा और शिक्षक को सम्मान करना होगा और उन्हें उचित तरीके से उसका प्रयोग करने के लायक बनाना होगा। इसलिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की भी व्यवस्था है। ऑनलाइन इवैल्यूएशन सिस्टम एंड एग्जामिनेशन, इसका भी जिक्र किया गया है। मुझे खुशी है कि देश दुनिया में बहुत सारे पॉलिसीज़ बनते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हो पाता, लेकिन यह शिक्षा नीति 2020 इसके कुछ एक अंश आपको 2018-19 में ही देखने लगा, जैसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, परख, ये सब जो एजेंसियां हैं, इन्हें मूल्यांकन की रूपरेखा को निर्धारण करने और कार्यान्वित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें दक्षताओं, पोर्टफोलियो, रूब्रिक, स्टैंडर्ड डिवाइसेस ऑफ इवैल्यूएशन etc का यूज और एक्सटेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। ये किस तरीके से करेंगे, इस पर उनको और गहन मंथन करना है, प्लानिंग करनी है और इसको बेहतर तरीके से मॉडिफिकेशन करना है। नेक्स्ट है मिक्स मॉडल, जिसे फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन से समझ सकते हैं। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट और टीचिंग लर्निंग ऐसा होगा जिसमें कुछ फेस टू फेस क्लासेस होंगे तो कुछ ऑनलाइन भी हों, दोनों को मिला करके और मिश्रित मॉडल का निर्माण किया जाएगा। मित्रों, सारांशतः हम यह कह सकते हैं कि आज नई शिक्षा नीति 2020 तभी सफलीभूत हो पाएगा जब हम ई लर्निंग के जगह डी लर्निंग, ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग था, जो हम टीवी पर भी देख लेते थे, वह भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता था। जो हम मोबाइल में इंटरनेट पर सर्फिंग कर लेते थे वह भी ई लर्निंग था, लेकिन आज डी लर्निंग होना चाहिए। मैंने इसके विषय में पूर्व ही चर्चा किया है। ट्रेडिशनल टीचर के जगह पर डीजी टीचर का होना होगा, ट्रेडिशनल स्टूडेंट के जगह पर डीजी लर्नर होना होगा, ट्रेडिशनल क्लासरूम और स्कूल के जगह पर डीजी स्कूल और क्लासरूम होना होगा, ट्रेडिशनल लर्निंग एनवायरनमेंट के जगह पर डीजी एनवायरनमेंट होना होगा। इस प्रकार से जब हम 5D को इम्प्लीमेंट करेंगे तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो डिजिटल एजुकेशन है उसकी उद्देश्य की पूर्ति होगी और निश्चित रूप से हमारा देश अग्रणी भूमिका निभाएगी, दुनिया को नई दिशा देगी और एक नई दशा को प्रस्तुत करेगी। इसको करने के लिए जो मेथड ऑफ टीचिंग होगा वो EAD होगा। EAD, कैपिटल E, कैपिटल A एंड डबल कैपिटल D। E is stand for inquiry, A is stand for analysis, D is stand for discovery and second D is stand for discussion। inquiry, analysis, discovery, discussion, इस 4 मेथड का जब हम यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नई शिक्षा नीति 2020 इसकी उद्देश्य की पूर्ति होगी। और हम जब इसे डीजी प्लेटफॉर्म पर करेंगे, डीजी टीचर के थ्रू करेंगे, डीजी टीचर बन के करेंगे, डीजी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके करेंगे तो निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत डीजी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, डिजिटल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। मित्रों, इसी के साथ मैं NEP 2020 DE पर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप सभी शिक्षा प्रेमी, आप सभी शिक्षा के मार्गदर्शक, आप सभी शिक्षा के उद्देश्य को पालन करवाने वाले, आपने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए इंडियन एजुकेशन फाउंडेशन का फेसबुक पेज और इंडियन एजुकेशन फाउंडेशन के डॉक्टर कुमार संजीव सर और उनके पूरे टीम को हृदय से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।